वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन ज्योग्राफी ऑप्शन बाय ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इसमें हम सामान्य भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछले वाली वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को खत्म किया है, जिसमें हमने समय निर्धारण कैसे किया जाता है। हमने देशांतरी रेखाओं के माध्यम से समय निर्धारण को समझा और उसी में हमने भारत के मानक समय को भी समझा कि किस प्रकार से भारत का मानक समय जो है 5.5 घंटा जो है आगे है। ठीक है, हमने इन चीज़ों को समझ लिया। आज का जो हमारा वीडियो है ये पृथ्वी की गतियाँ हैं। इसके बाद फिर हम अपना मतलब भू आकृति विज्ञान के विशुद्ध टॉपिक पर चले जाएंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में हम कि पृथ्वी की गतियाँ क्या हैं, अर्थ्स मूवमेंट या फिर मोशन ऑफ अर्थ्स। ठीक है, हम इसे देख लेते हैं। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी आप जानते हैं कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, तो घूर्णन गति करती है और दूसरी जो है परिक्रमण गति करती है। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। बस यहाँ पे मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे हैं, मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर उन्होंने कभी नहीं देखा नहीं पढ़ा इसको, तभी उनको भी कोई समस्या ना हो। तो घूर्णन गति के बारे में बात करें तो इसे इंग्लिश में रोटेशनल मोशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर, जो कि एक काल्पनिक अक्ष होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने उस पर चर्चा कर रखी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। मतलब देखिए ये एक अक्ष है, ठीक है, काल्पनिक अक्ष है। देखिए आप देख रहे हैं तीर ऐसा बना हुआ है, मतलब ये क्या है, इसका रोटेशन दिखा रहा है कि अपने अक्ष पे कहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है और इसी के सहारे घूम रही है। जैसे लट्टू देखें आप, लट्टू जब आप लट्टू बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, एक कील के चारों तरफ घूमता है ना, एक कील के चारों तरफ घूमता है। तो जो कील है उसको आप मान लीजिए पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, और लट्टू का जो बाकी जो भाग है उसको आप पृथ्वी मान लीजिए। तो आप देखेंगे क्या होता है, अब वो लट्टू जो है एक दिशा से दूसरी दिशा में क्या करता है, अपने ही अक्ष पर क्या करता है, घूमता रहता है तेजी से। उसी प्रकार से आप पृथ्वी की गति को घूर्णन गति को भी आप समझ लेंगे। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल पृथ्वी की घूर्णन गति भी होती है। मतलब पृथ्वी अपने एक अक्ष पर जो है, काल्पनिक अक्ष जो है उसी के चारों तरफ चक्कर लगाती है, अपने ही अक्ष पर जो है घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। इसे दैनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका डेली का गति है और इसी कारण देखते हैं तो दिन और रात होते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी घूमते हुए पीछे वाला ये हिस्सा जो अब सामने आ गया, तो सामने जब आएगा सूर्य के, तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की वजह से यहाँ पे क्या होगा, दिन हो जाएगा। और जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, रात हो जाएगी। लेकिन जब ये पीछे वाला हिस्सा बढ़कर जब सामने आ जाएगा, तो फिर ये पीछे वाला हिस्सा जो कि पहले रात था, यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, अब दिन हो जाएगा। लेकिन और जो दिन वाला जो हिस्सा ये चला जाएगा घूमकर पीछे, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिन था पहले, तो अब रात हो जाएगी। मतलब कि सूर्य के सामने जो घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी के सूर्य के सामने जो पृथ्वी का विभिन्न हिस्सा बार बार आता रहता है। ठीक है, तो कभी आगे का हिस्सा पीछे, तो पीछे का हिस्सा आगे। तो जब आगे कोई हिस्सा रहता है तो वो उस पर दिन होता है, फिर जब वही आगे वाला हिस्सा पीछे चला जाता है तो फिर वहाँ पे रात हो जाती है। फिर जब पीछे वाला हिस्सा आगे आता है तो वहाँ पे दिन हो जाती है, फिर वहाँ पे जब वो पीछे चला जाता है तो फिर रात हो जाती है। इस प्रकार से जो है दिन और रात की स्थिति यहाँ पे होती है। मतलब जो भाग पृथ्वी का सूर्य के सामने होगा उस भाग पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात होगा। फिर जब पीछे वाला भाग सामने आता है सूर्य के, तो फिर वहाँ पे दिन हो जाता है पीछे और आगे वाले भाग पर जो कि पीछे चला जाता है उस पर रात हो जाती है। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप सभी जानते हैं पहले से ही। और पृथ्वी एक पूरा चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 24 घंटे समय लगता है। जिसे भी आप ध्यान रखेंगे, वैसे सामान्यतः माना जाता है कि 23 घंटे 56 मिनट लगता है, लेकिन आप 24 घंटे मान के चलें आप, इसमें कोई ऐसे कोई तकनीकी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम परिक्रमण गति की। ये तो आपने देख लिया कि सूर्य यहाँ पे है, इस प्रकार से सूर्य का यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो फिर यहाँ पे जो है जिस भाग में पड़ रहा है प्रकाश वहाँ पे उजाला है, जहाँ पे नहीं पड़ रहा वहाँ पे रात है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने बनाया ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल यहाँ पे है और नीचे ये देखिए साउथ पोल है। तो देखें पृथ्वी अपने अक्ष पे जब झुकी है तो नॉर्थ पोल पे एक समय क्या उजाला है और साउथ पोल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अंधेरा है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये फिर हम ऋतुओं को जब चर्चा करेंगे तो आज ही हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर जो विभिन्न ऋतुएँ हैं वो कैसे आती हैं और पृथ्वी की गति से उनका संबंध क्या है। आइए बात करेंगे हम परिक्रमण गति के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में ऑर्बिटल मोशन भी बोलते हैं। कहीं को रोटेशन मोशन मिलता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऑर्बिटल मोशन आप मोस्टली ध्यान रखेंगे। और रिवोल्यूशनरी मोशन भी मिलता है इसमें, इसको भी ध्यान रखेंगे, रिवॉल्विंग मोशन। तो परिक्रमण गति क्या है, ऑर्बिटल मोशन क्या है, तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को ही परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिनों में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। अपनी सुविधा के लिए हम 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। मतलब 1/4 मतलब क्या होगा, 24 घंटा। अगर एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। अगर इसका चौथाई निकालेंगे, मतलब 4 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 6 घंटा मिलेगा ना, 6 चौको 24। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि हम अपनी सुविधा के लिए जो 6 घंटा डेली जो पृथ्वी हर जो प्रत्येक ये जो पृथ्वी जो क्या करते हैं 6 घंटा एक्स्ट्रा चलती है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार से मानते हैं क्या 365 दिन जो है ये क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। लेकिन आप देखते हैं कि हर चौथे वर्ष मतलब कि 6 चौको 24, जब ये 6 घंटा मिलकर 4 वर्ष में 6 घंटे मिलकर 4 बार में 24 घंटे हो जाते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि 4 वर्ष बाद एक क्या होता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, मतलब जिसका समय दिन का जो टोटल संख्या होती है वो 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष के वहाँ पे लीप ईयर की संख्या कितनी होती है दिनों में, वहाँ पे 366 दिन होते हैं। तो इस प्रकार से जो 6 घंटे होता है इसको हर प्रत्येक ईयर पे नहीं जोड़ते हैं,
लेकिन ये 6 घंटे जब 4 साल में जो है 24 घंटे बन जाते हैं, तो चौथा साल जो आपका आता है वो क्या होता है, लीप ईयर आ जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं लीप ईयर में क्या होता है, 366 दिन होते हैं, तो हर चौथे साल पे जो है लीप ईयर आपका आता है। तो ये आपके पृथ्वी के परिक्रमण गति की बात कर रहे हैं हम, कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, और यही इसी चित्र के माध्यम से हम समझ लेंगे किस प्रकार से ऋतु परिवर्तन भी पृथ्वी पर होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि थोड़ा सा आप यहाँ पे पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इमेजिन करना ज़्यादा पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इमेजिन यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए, अब हम बात की परिक्रमण गति, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पथ मैंने बना रखा है, ठीक है, देख रहे हैं कि पश्चिम से, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पथ है। देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा में जा रहा है कि नहीं, ये देखिए तीर, देखिए एरो, यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये एरो जो है ट्रैवल कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि पृथ्वी के जो मतलब चक्कर है सूर्य का, वो क्या पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कि यहाँ पे ट्रैवल करने की ये परिक्रमण पथ है। तो वही बात कही, परिक्रमण गति क्या होती है, पृथ्वी जो है एक निश्चित पथ पर क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ गति करती है, जिससे कि पृथ्वी का क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। और एक परिक्रमा मतलब टोटल एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 से ही 1/4 दिन, मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे समय आपको पृथ्वी को एक चक्कर सूर्य का पूरा करने में लगते हैं। तो ये बीच में आपका सूर्य है और पृथ्वी की ये चारों तरफ ये दिशा मतलब स्थिति है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि अगर हम बात करें पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले आपको मैं कुछ स्थिति समझा दूँ यहाँ पे। एक पहले आप ये समझ लें कि 21 जून की स्थिति क्या है, और यहाँ पे आप समझ लें कि 22 दिसंबर की स्थिति क्या है। ठीक है, आप देख रहे हैं पृथ्वी, आप जानते हैं मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो अक्ष है, काल्पनिक अक्ष, ठीक है, आप देखेंगे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो जब ये 23.5 डिग्री झुका होता है, तो जो सूर्य की किरण होती है, ठीक है, क्या होती है सूर्य की किरण, ये जो है आपको उत्तरी जो गोलार्ध है, ठीक है, यहाँ पर भी पहुँचती है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरण ये तो उत्तरी गोलार्ध में पहुँचती है। और साथ साथ जो सूर्य की जो किरण होती है वो 21 जून को आपका जो कर्क रेखा है, जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर मतलब 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत होती हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत कभी भी नहीं होती हैं। और इस तरह पर आप देखेंगे कि जो 21 जून का आपका समय होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी की स्थिति होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 21 जून के आसपास आप देखेंगे तो क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु का यहाँ पे समय होता है। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो झुकाव है, ठीक है, वो 23.5 डिग्री है, और 21 जून के आसपास पृथ्वी का जो झुकाव होता है वो मतलब उत्तरी गोलार्ध का झुकाव जो है पृथ्वी की तरफ होता है, सॉरी सूर्य की तरफ होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। तो इससे क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है ज़्यादा मिलता है। अब जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिलेगा तो जाहिर सी बात है सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा मिलेगी सूर्य तप की मात्रा, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 21 जून मतलब ये स्थिति आपकी जो है 21 मार्च से जो है 21 जून, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो मतलब 21 जून से आकर 22 सितंबर तक भी थोड़ी मोड़ी गर्मी पड़ती रहती है, लेकिन जो पीक समय होता है वो 21 जून के आसपास का समय यहाँ पे पीक होता है। ठीक है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और ये लगातार आप देखेंगे तो 21 मार्च से लेकर आपका 22 सितंबर तक जो है उत्तरी गोलार्ध मतलब क्या होता है, झुका हुआ होता है किसी तरफ, सूर्य की तरफ, मतलब उत्तरी जो ध्रुव है सूर्य की तरफ क्या होता है, झुका हुआ होता है। देखिए दरअसल यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, बिना इमेजिन किए आप यहाँ पर चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर, 23.5 डिग्री। तो अब जब देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो अब जो ये वाला हिस्सा जो नॉर्थ गोलार्ध जो आपको देख पा रहे हैं, जो ये उत्तरी गोलार्ध जो है आपका, मतलब ये पूरा जो हिस्सा आपको उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा के उत्तर वाला जो हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध का है। देखिए जो पूरा उत्तरी गोलार्ध वो पृथ्वी की तरफ, सूर्य की तरफ क्या झुका है। तो यहाँ पे आप देखें जब झुका रहता है ये सूर्य की तरफ, तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है इस पर भी जो सूर्य की किरणें जो है तिरछी जो है पड़ती ही रहती हैं, मतलब तिरछी जो है यहाँ पे मतलब कि सूर्य की किरणें पहुँची जाती हैं, तो यहाँ पे भी क्या होता है, थोड़ा सा उजाला रहता है मतलब। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जब ये उत्तरी गोलार्ध जो क्या होता है सूर्य की तरफ झुका होता है, तो आपका जो ये नॉर्थ पोल है, जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें मतलब थोड़ा पहुँचती हैं, तिरछी पहुँचती हैं। और इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे भी आपका क्या होता है, दिन होता है। और साथ ही साथ इसी समय जो है आप देखेंगे तो जो सूर्य होता है उसकी जो लंबवत किरण होती है उत्तरी गोलार्ध में, वो मैक्सिमम जो होती है कर्क रेखा तक पहुंचती है। वो भी कितने तारीख को, 21 जून को जो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पहुंचती हैं। तो अब आप देखेंगे जब ये उत्तरी गोलार्ध हिस्सा झुका हुआ है किसी तरफ, सूर्य की तरफ, तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि जो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा ये क्या होगा, इसके झुकाने का मतलब पीछे की तरफ होगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस स्थिति में जो है मतलब जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे जो क्या होता है, शीत ऋतु होती है, क्योंकि शीत जब झुका हुआ जो भाग उत्तरी गोलार्ध वाला है इसी में सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँचती हैं, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। लेकिन जो
ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा होता है, ज़्यादा हिस्सा जो है सूर्य के सामने नहीं आ पाता है, ठीक है। क्योंकि ये आप देखेंगे नॉर्थ पोल बिल्कुल पीछे रहता है। नॉर्थ पोल में क्या होता है यहाँ पे, सॉरी साउथ पोल जो यहाँ पे बिल्कुल पीछे होता है, और साउथ पोल में यहाँ पे अंधेरा होता है इस समय। तो आप देखेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या होता है, सूर्य के किरणों के मतलब प्रभाव में नहीं आ पाता है, और इस प्रकार देखते हैं सूर्यास्त की मात्रा यहाँ पे कम होती है। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे शीत ऋतु की स्थिति होती है, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून के समय में आपको उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी का मौसम होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा। क्यों? क्योंकि जो झुकाव है पृथ्वी का वो क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में मतलब उत्तरी गोलार्ध का झुकाव जो है सूर्य की तरफ ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरण ज़्यादा पहुँचती हैं, और यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। और वही फिर यहाँ पे फिर जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वो जो है पीछे रहता है, मतलब कि ज़्यादा दक्षिणी गोलार्ध का ज़्यादा हिस्सा सूर्य के प्रकाश में नहीं आ पाता है, जिस कारण यहाँ पे जो है ठंड का मौसम होता है। आप इसे इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, जब आपके यहाँ ठंड का मौसम होता है तो फिर आपके यहाँ ज़्यादा सूर्य की उपस्थिति नहीं होती है, मतलब सूर्य कम निकलता है, ज़्यादा निकलता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है दूर रहता है, और सूर्य उस समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में चमकता रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, लेकिन आपके यहाँ जो है ठंड का मौसम होता है। ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे आपके यहाँ गर्मी का मौसम होता है, तो सूर्य जो है यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में जो है दक्षिणी गोलार्ध के अधिक हिस्सों पर जो है चमक नहीं पाता है, मतलब लंबवत किरणें इसकी नहीं पहुँच पाती हैं, ज़्यादा सूर्य तप की मात्रा नहीं पहुँच पाती, जिस कारण यहाँ पे जो है ठंडी का मौसम होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 21 जून पर कर्क रेखा क्या होती है, लंबवत होती है। मतलब ये हम जून महीने के आसपास की बात कर रहे हैं, ठीक है। जून जुलाई जो आपका ये महीना है, इसकी बात कर रहे हैं। आपका मई जून जुलाई, तो आप जानते हैं कि मई जून जुलाई जो आपका महीना है, मतलब अप्रैल से ही लगभग शुरू हो जाता है। तो ये जो महीने हैं, इस पूरे महीने की हम बात कर रहे हैं, हम केवल जून की बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो पूरे महीने, मतलब कि अप्रैल जून मई जून जुलाई जो इत्यादि महीना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूर्य की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें कि ये स्थिति आती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, फिर से क्लियर कर दूं कि जो आपका देखिए विषुवत रेखा है, होता क्या है कि जो सूर्य की किरण होती हैं वो मान लीजिए कि 21 मार्च को क्या होती है कि विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। मतलब ये जो विषुवत रेखा है, देखिए ये जो पृथ्वी बनी है, आप तब इसको ऐसा मत समझिएगा कि पृथ्वी की जो स्थिति है मतलब ये जो सामने आपको दिख रहा है इस प्रकार से नहीं। जैसे ये स्थिति आपको दिख रहा है, कर्क रेखा इधर इसके सामने है, ये विषुवत रेखा इस प्रकार से सामने है, और ये झुका हुआ वाला भाग जो इसके सामने है। तो आपको इस स्थिति को देखकर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो झुका हुआ भाग है ये दाहिने तरफ इसके है, ठीक है, मतलब पृथ्वी के दाहिने तरफ। दरअसल ये भी जो जैसे सामने आपको इस तरह दिख रहा है, ये भी आप इसको इमेजिन करेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है इस प्रकार से इसके सामने है, ठीक है। आपको देखिए इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D पिक्चर है, बिना आपको इमेजिन किए यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे आप। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखें कि जब ये पृथ्वी का जो हिस्सा है, जिस प्रकार से ये आप देख पा रहे हैं कि झुका हुआ भाग जो है नॉर्थ पोल क्या है, इसकी तरफ है, झुका हुआ है। तो यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से ऐसा नहीं समझेंगे कि ये जो झुका हुआ भाग जो इस प्रकार से यहाँ पे सामने है, ये झुका हुआ भाग ये सन के सामने नहीं है, ठीक है, बल्कि ये क्या है, इधर मतलब दाएं साइड आप देखेंगे इधर झुका हुआ है, इधर किसी और के सामने झुका हुआ है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, बस ये चित्र में आपको थोड़ा दिखाने में थोड़ा समस्या है, ठीक है। तो ये 3D चित्र यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो जो कि संभव नहीं है, तो वहाँ पे ये हम यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आइए वो चित्र के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा आप देखिए, अपना विजन को बढ़ाइए और इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। देखिए ये आपके सामने चित्र है, ठीक है, ये देखिए आपका सन है, और ये स्थिति आपको देखिए जो मैंने आपको अभी बताई कर्क रेखा वाली वो स्थिति है, और यहाँ पे आप देखेंगे मकर रेखा वाली स्थिति है, और ये जो आपका 21 मार्च वाला और ये 22 सितंबर वाली स्थिति है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा विजुअल चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सूर्य का प्रकाश आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका ये क्या है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप देख पा रहे हैं। ये जो आपका मतलब मैंने आपको बताया कि जो माफ कीजिएगा, एक सेकंड वेट करेंगे, जी हाँ। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये आपका ये एक्सिस है, ठीक है, मतलब जो आपका ये अच्छा है, देखिए ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो ये आपको दिख रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए नॉर्थ पोल आपका, जहाँ पे ये निकल रहा है ये नॉर्थ पोल, आप देखेंगे नॉर्थ पोल पे जो ज़्यादातर हिस्से में क्या है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, देख पा रहे हैं आप। लेकिन नॉर्थ पोल के ज़्यादातर हिस्से में यहाँ पे क्या है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अभी क्या है कि ये जो पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध ये झुका हुआ किसी तरफ है, पृथ्वी सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। झुका हुआ भाग जो पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध का जो है इसमें किधर है, सूर्य की तरफ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पे जो क्या था, सूर्य की रोशनी पड़ती है, मतलब कि यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्थ पोल पे यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, देखिए आधा ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देखिए आधी ही पड़ी, मतलब कि यहाँ से हम देखेंगे 21 मार्च से लेकर के फिर 21 जून तक, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी आधा ही, मतलब फिर आधा हो गया, मतलब यहाँ पे पूरा पड़ रहा है रोशनी, मतलब कि जो झुका हुआ भाग है पूरी तरीके से ये सामने आ जाता है सूर्य के, जिस प्रकार यहाँ पे जो ऊर्जा मतलब प्रकाश ज़्यादा हो जाता है। फिर जब ये पृथ्वी मूव करते हुए आती है तो फिर ये थोड़ा सा इसका जो मतलब जो बेंड है, जो बेंड है उस स्थिति में इस प्रकार से परिवर्तन आता है कि अब नॉर्थ पोल पर जो धीरे धीरे यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या कम होने लगती है। मतलब कि सूर्य क्या होता है, पहले उत्तर की तरफ रहता था, मतलब जो उत्तरी जो गोलार्ध था पृथ्वी का, पहले उसकी तरफ ज़्यादातर प्रकाश पड़ता था। अब धीरे धीरे देखेंगे आप कि यहाँ से प्रकाश जो धीरे धीरे
दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ना शुरू होगा, बढ़ना शुरू होगा दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। इस प्रकार से क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे प्रकाश धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। और यहाँ पे जो स्थिति यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश पड़ना शुरू हुआ तेजी से, ठीक है, बढ़ रहा है प्रकाश इस तरफ, और प्रकाश मतलब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश ज़्यादा पड़ रहा है। इस स्थिति में देखेंगे कि उत्तरी जो ध्रुव है वहाँ पे भी दिन होना शुरू हो गया है, मतलब दिन का समय यहाँ पे बढ़ने लगा है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे तो एक समय मतलब ऐसा आता है कि उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी ध्रुव है वो पूरी तरीके से वहाँ पे क्या होता है, उजाला हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर वही स्थिति आती है, फिर कम होना शुरू होता है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि आधा जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे फिर दिन रह पाता है, बाकी पूरे उत्तरी ध्रुव पर दिन नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो समय होता है इसको ट्रैवल करने में 6 महीने का समय लगता है। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि 6 महीने जो क्या है पृथ्वी पर क्या होता है, दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। फिर अब जब स्थिति हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए अब यहाँ पे जो स्थिति बनी है उत्तरी गोलार्ध, देखिए इस समय में 22 दिसंबर का जो आपका समय है, जिस समय कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ठंड का मौसम होता है, और उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरी गोलार्ध में आपका जो है ठंड का मौसम होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। तो इस समय आप देखेंगे सूर्य की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर नहीं पड़ती हैं, मतलब ज़्यादातर जो सूर्य की किरणें होती है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। मतलब देखिए आप नीचे यहाँ इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये जो आपका तीर निकला हुआ है, मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध का जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर भी सूर्य की किरणें क्या पड़ी, लंबवत पड़ी, क्योंकि आप यहाँ पे उजाला देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं। तो जो दक्षिणी ध्रुव है आप देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, अब यहाँ पे जब उत्तरी ध्रुव पे कम होना शुरू हुआ है सूर्य की किरण, तो दक्षिणी ध्रुव पे यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ। तो बढ़ते बढ़ते फिर एक समय ऐसा है कि दक्षिणी ध्रुव पे पूरी तरीके से जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तिरछी पड़ रही हैं, कभी भी मतलब आप ये ऐसा मत समझिएगा लंबवत किरणें पड़ रही हैं, क्योंकि लंबवत किरणें जो सूर्य की होती हैं वो मैक्सिमम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक ही जा सकती हैं, उसके बाद जो है तिरछी ही किरणें पड़ती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दक्षिणी गोलार्ध का जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे सूर्य किरणें मतलब पूरी तरह से यहाँ पे उजाला है। तो आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ पे आगे भी यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा उजाला रह जाता है। तो 6 महीने फिर यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, दिन होता है, और उस स्थिति में क्या होगा, उत्तरी जो ध्रुव होगा वहाँ पे 6 महीने तक रात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस स्थिति में 6 महीने तक दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, दिन होता है, और उसी समय जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, रात होती है। और ठीक विपरीत स्थिति क्या होती है, जब ये आपका 21 मार्च से 22 सितंबर तक जब ये पृथ्वी की स्थिति होती है सूर्य के, तब उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है 6 महीने, और उसी समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में आप देख पा रहे हो दक्षिणी जो ध्रुव है यहाँ पे क्या हो, अंधेरा, मतलब 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा इसी समय, और उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, उजाला होता है। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि जो 6 महीने दिन होते हैं 6 महीने रात होते हैं किस प्रकार होते हैं, पृथ्वी के झुके होने के कारण इस प्रकार की स्थिति आती है। आइए फिर से इसे समझने का एक बार प्रयास करते हैं। तो एक बार और देखते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखिए अब क्या होता है कि अब अगर हम ऋतुओं की बात करें तो देखिए अभी आप क्या है कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे जो आपका 21 मार्च का समय है, तो 21 मार्च में आप अपने उत्तरी गोलार्ध में क्या महसूस करते हैं, मतलब ठंड वही गई ही रहती है बस। तो ठंड गई रहती मतलब ये होता है कि जो आपका देखिए उससे पहले जो 22 दिसंबर का समय रहता है, ठीक है, जिस समय क्या होता है आपके यहाँ जो ठंड पड़ती रहती है। तो आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध पे सूर्य के प्रकाश जो बहुत कम पड़ता है, इस प्रकार से आपके उत्तरी गोलार्ध में जो क्या होता है ठंड जो है बढ़ जाती है, मतलब ठंड जो यहाँ पे आ जाती है। और लेकिन उसी समय में जब आप विपरीत स्थिति जो दक्षिणी गोलार्ध की वहाँ पे देखेंगे सूर्य की किरणें जो क्या होती हैं, ज़्यादा पहुँचती हैं, ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। तो दिसंबर जनवरी इत्यादि के महीने में जब आपके यहाँ ठंड पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में, उस समय जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पे क्या होती है, गर्मी का मौसम होता है। फिर जब ये दिसंबर जनवरी फरवरी तक जो है ठंड जब पड़ती रहती है, तो इस समय क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य की किरणें ज़्यादा नहीं मिलती हैं, मतलब वो ज़्यादा सूर्य तब नहीं मिल पाता, जिस प्रकार यहाँ पे सूर्य का मतलब पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है ठंड का मौसम होता है। लेकिन जैसे जैसे ये सूर्य पृथ्वी जो है मूव करते हुए अपने 21 मार्च की तरफ बढ़ती है, तो 21 मार्च में क्या होता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत होती है। देखिए पहले सूर्य की स्थिति क्या रहती है कि सूर्य जो है अभी मकर रेखा पर 22 दिसंबर को चमकता है। जब मकर रेखा पर सूर्य जो है 22 दिसंबर पर चमकेगा तो होगा क्या कि अब जो मकर रेखा 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमक रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो मतलब ये कि अब जब सूर्य की तप की मात्रा जो ज़्यादातर वो कहाँ मिली, दक्षिणी गोलार्ध में मिल रही है, क्योंकि सूर्य जो है 22 दिसंबर को अब देखा चमक रहा है लंबवत। तो अब ज़्यादातर जो मात्रा सूर्य तप की होगी कहाँ मिलेगी, दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगी ना। अब मकर रेखा में चमक रहा है, इसका मतलब क्या कर्क रेखा में नहीं चमक रहा है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ रही हैं। अब जब सूर्य की किरणें लंबवत उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि आपको सूर्य तप की मात्रा कम मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या होगा, ठंड का मौसम, दक्षिणी गोलार्ध में इस समय जो है ग्रीष्म ऋतु आएगी, क्योंकि 22 दिसंबर के आसपास आप देखते हैं कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत चमकती हैं। इस कारण जो यहाँ पे ज़्यादातर तापमान मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो दिन का गर्मी का मौसम होता है, मतलब गर्मी का सीजन चलता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि जब ये 22 दिसंबर तक, देखिए 22 दिसंबर तक जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती है, उसके बाद क्या कि सूर्य फिर अपनी तरफ उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ जाने का प्रयास करता है। तो ऐसे समय आता है कि 21 मार्च, ठीक है, सॉरी अभी आप जब 22 दिसंबर से आगे बढ़ेंगे तो 21 मार्च तक आएंगे,
तो 21 मार्च को जब ये सूर्य की किरणें क्या पहुँचती है, विषुवत रेखा पर पहुँचती हैं। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें क्या होती है, विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। ठीक है, अब 21 मार्च से सूर्य क्या होगा, फिर उत्तर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो अब क्या होगा कि 21 जून को, मतलब 21 मार्च से 21 जून, मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, मतलब तीसरे महीने में फिर 21 जून तक जो है सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगती हैं। तो अब देखिए, जब यहाँ पे सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगेंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो मकर रेखा सूर्य किरणें लंबवत चमक रही थी 22 दिसंबर को, वो अब नहीं मिल रही हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सूर्य की मात्रा कम हो जाएगी। तो अब देखेंगे जब सूर्य किरणें 21 जून पर कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही है तो यहाँ पे क्या गर्मी ज़्यादा मिलेगी, सूर्य की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम आ जाएगा। लेकिन उसके विपरीत जो 22 दिसंबर पर सूर्य की किरणें जो मकर रेखा पर लंबवत चमक रही थी, यहाँ पे जो है अब नहीं मिल रही है किरणें लंबवत, और इस प्रकार से सूर्य की मात्रा अब नहीं मिल रही ज़्यादा। इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पे जो है अब ठंड का मौसम आ जाएगा। तो जिस प्रकार से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का मौसम हो जाता है। देखिए, केवल 21 जून को नहीं होता गर्मी का मौसम, दरअसल होता ये है कि जैसे ही ये 21 मार्च के पास विषुवत रेखा पर ये आपकी किरणें पहुंचती हैं, सूर्य मतलब लंबवत पहुंचता है, तो उसके बाद जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ने जाता है तो गर्मी शुरू हो जाती है। आप सामान्यतः महसूस करते होंगे कि उत्तर में मतलब कि मार्च के बाद मार्च से जो गर्मी आपकी स्टार्ट हो जाती है, फरवरी तक आपकी ठंडी रहती है, तो मार्च तक गर्मी स्टार्ट होती है। क्यों गर्मी स्टार्ट होती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो विषुवत रेखा पर 21 मार्च को पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर ये उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करता है, जिसके कारण आपकी सूरत आपकी जो मात्रा अधिक उत्तरी गोलार्ध में मिलना शुरू होती है, जिस कारण यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम जो है मार्च के बाद से यहाँ पे देख पा रहे हैं आप शुरू होने लगता है। और वो 21 जून तक जाते जाते सूर्य की किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगती हैं। और जब ऐसा होता है तो कर्क रेखा पर जो है यहाँ पे अधिकतम यहाँ पे सूर्य की मात्रा मिलती है, तो यहाँ पे जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। फिर होता क्या है कि अब जो सूर्य है वो क्या करता है, 21 दिसंबर को जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकने के बाद फिर वापस आता है। जब वापस आता है तो फिर ये 22 सितंबर के आसपास जो है 22-23 सितंबर के आसपास ये फिर विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाता है। मतलब कि अब उत्तरी गोलार्ध से ये वापस आ रहा है। मतलब ये है कि अब देखिए अगस्त सितंबर की बात आ रही, तो आप देखेंगे कि जो जुलाई के बाद जो अगस्त आता है उसमें थोड़ा सा गर्मी कम पड़ती है, फिर सितंबर उसमें गर्मी थोड़ा सा और कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब सूर्य की स्थिति जो उत्तरायण थी, मतलब उत्तर की तरफ थी, अब वो दक्षिणायन हो रही है, मतलब दक्षिण की तरफ सूर्य आ रहा है। तो 22-23 सितंबर को आप देखेंगे कि सूर्य की स्थिति क्या होती है, विषुवत रेखा पर लंबवत हो जाती है। और जब विषुवत रेखा पर लंबवत होती है जिसका मतलब ये होता है कि सूर्य की मात्रा जो उत्तरी गोलार्ध में उतना ही मिल रही है जितना कि दक्षिणी गोलार्ध में मिल रही है। तो मतलब दोनों ही समय दोनों इस स्थिति में जो सूर्य की ये स्थिति आपकी 22 सितंबर की है, 22-23 सितंबर की, इस स्थिति में क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध आपका है और जो दक्षिणी गोलार्ध है, लगभग सूर्य की मात्रा बराबर दोनों ही जगह मिलती है। तो न ज़्यादा किसी में ही न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें चाहे ठंडी दक्षिणी गोलार्ध की बात करें। लेकिन जब ये 22 सितंबर या 23 सितंबर के बाद से जब ये फिर दक्षिण की तरफ सूर्य बढ़ना शुरू करता है तो फिर क्या होता है कि अब उत्तरी गोलार्ध में सूर्यत्व की मात्रा जो है कम होने लगती है और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यत्व की मात्रा बढ़ने लगती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यत्व की मात्रा बढ़ने लगेगी तो यहाँ पे गर्मी का मौसम आएगा, और उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्यत्व की मात्रा कम होने लगेगी तो यहाँ पे ठंडी का मौसम आता है। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं कि 22 दिसंबर को आपके उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ता है, ठंड पड़ती है, और अब जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ती है, गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो 23 सितंबर के बाद से जो है आपको देखेंगे तो 23 सितंबर के बाद से आप देखेंगे तो गर्मी का मौसम जो होता है दक्षिण गोलार्ध में शुरू होना मतलब प्रारंभ हो जाता है। और उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो ये चलता है, लंबा चलता है, मतलब 22 दिसंबर तक यहाँ पीक पहुंच जाता है। पीक के बाद फिर 22 दिसंबर के बाद से फिर जब ये मार्च की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे गर्मी यहाँ पे खत्म होने लगती है। ठीक है, और 21 मार्च पे फिर आप जानते हैं कि वही सूर्य की किरणें फिर पहुँच जाएंगी कहाँ, विषुवत रेखा पर। और जब सूर्य की किरणें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर पहुँच जाएंगी तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि दोनों ही गोलार्धों में सामान्य ताप पहुँचेगा, तो फिर तापमान जो है बराबर रहता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर किरणें जो होती है सूर्य क्या होता है उत्तर की तरफ बढ़ता है, तो फिर जब सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ेगा तब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम बढ़ना शुरू हो जाएगा, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्यत्व की कम मात्रा के कारण ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो है ये समस्या मतलब चीज़ें आपके सामने आती हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया पृथ्वी की गति किस प्रकार से, तो मैंने आपको समझा दिया कि देखिए पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य की मात्रा पहुँचती है, तो यहाँ पे दिन होता है, मतलब दिन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है 6 महीने रात होता है, हमने इसको भी चर्चा कर ली। और मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया ही था। तो यही बात यहाँ पर चित्र में समझाई जा रही है कि 21 मार्च को जो है उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। फिर देखेंगे आप तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, 22-23 सितंबर को बसंत ऋतु होगी, क्योंकि लगभग दोनों ही क्षेत्रों में क्या होता है यहाँ पे सूर्यत्व की मात्रा समान पहुँचती है, क्योंकि दोनों ही समय मतलब 21 मार्च और 22-23 सितंबर के समय सूर्य की किरणें क्या होती हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होता है, बसंत ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है उस समय शीत ऋतु होती है। बसंत ऋतु कब आती है, जब आपका ये ठंड खत्म होता है तो और गर्मी के बीच में बसंत ऋतु आपकी आती है। ठीक है, तो आप देखेंगे 21 मार्च को और 22-23 सितंबर को सूर्य की स्थिति क्या होती है, विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं विषुव। ठीक है, इक्विनॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में से, विषुव। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है विषुव बोलते हैं। और जब ये 21 मार्च से सूर्य की किरणें जो क्या होती है उत्तर की तरफ बढ़ती हैं, तो फिर 21 जून तक सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पहुँच जाती हैं, और 21 मार्च से ही गर्मी बढ़ने का सिलसिला शुरू होता है, जो कि
लगभग चलता रहता है। और ये 22 सितंबर तक गर्मी का मौसम मतलब ऐसा माना जाता है कि इसी में बरसात वगैरह भी रहती है आपकी। तो सामान्यतः गर्मी जो है इस समय तक पड़ती रहती है। उसके बाद फिर ठंड का मौसम आना शुरू हो जाता है। तो जिस समय जो उत्तरी गोलार्ध में ठंड रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पे गर्मी का मौसम होगा। और जिस समय जो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा। और उत्तरी गोलार्ध में जिस ठंडी का मौसम होगा, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। तो किस प्रकार से ऋतु परिवर्तित हो रही है, कब गर्मी आ रही, कब ठंडी आ रही, मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया। आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको एक बार समझ में नहीं आएगा तो आप फिर दोबारा कोशिश करिएगा, चीज़ों को आप समझ जाएंगे। इनकेस अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे आप फिर बताएंगे, ठीक है। तो आइए कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमने इन चीज़ों पर देख ली, चर्चा कर ली है। अब कुछ फैक्चुअल जानकारी लेते हैं। तो उत्तरी आयनात किसे कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं नदन सोलिस्टाइस, और इंग्लिश में मतलब समर सोलिस्टाइस भी बोलते हैं। दोनों ही शब्द बोलते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, समर सोलिस्टाइस और जो है नदन सोलिस्टाइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अयनांत। ये क्या होता है, 21 जून को सूर्य की किरणें क्या होती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस कारण क्या होता है, इन क्षेत्रों में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रातें होती है। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो 21 जून के आसपास आप देखेंगे जो पूरा क्षेत्र आपका है उत्तरी गोलार्ध का, ज़्यादातर क्षेत्रों में क्या होता है, सबसे लंबा दिन पड़ता है, ठीक है। और जो रातें होती है सबसे छोटी होती है। साथ ही साथ उत्तरी गोलार्ध के एक बहुत बड़े भूभाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इस कारण उत्तरी ध्रुव रेखा के आसपास जो 6 महीने लगातार दिन रहता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो उत्तरी जो गोलार्ध है, इस समय जब सूर्य की किरणें जो होती हैं 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, तो इस दौरान जो होती है सूर्य तप की अधिकतम मात्रा जो उत्तरी गोलार्ध में मिलती है, जिस कारण आप देखेंगे कि जो उत्तरी ध्रुव है वो भी लगातार जो 6 महीने तक क्या होता है, प्रकाशित रहता है। और उसके प्रकाशित होने का एक कारण और भी है कि इस समय जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव का जो झुकाव है वो किधर रहता है, सूर्य की तरफ रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 महीने जो दिन रहता है लगातार। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत क्या होंगे, छोटे दिन और लंबी रातें होंगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगा, ठंड का मौसम होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा। और तथा शीत ऋतु यहाँ पे होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रातें सबसे छोटी होंगी। इस बात को भी एक फैक्ट के तौर पर आप ध्यान रखें। फिर हम बात करें अगर कुछ और फैक्ट्स के बारे में आते हैं तो 21 मार्च से 23 मार्च तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। कैसे होता है, देखिए होता ये है, कहा जा रहा है सेंटेंस एक बार फिर से आप देखिए कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए 21 मार्च से क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य जो होता है उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और 21 जून को सूर्य क्या होता है, बिल्कुल कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर 21 जून के बाद से सूर्य क्या करता है, फिर विषुवत रेखा पर बढ़ने का प्रयास करता है। तो 23 सितंबर तक यहाँ पर फिर विषुवत रेखा तक पहुँचता है। मतलब इस दौरान 21 मार्च से 23 सितंबर के दौरान जो सूर्य होता है देखा जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है। उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो जाहिर सी बात है, जब सूर्य जहाँ रहेगा वहाँ पे जो दिन का जो समय होगा वो अधिक होगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और जो 21 जून को क्या होता है, मैक्सिमम जो दिन का समय होता है लगभग कभी कभी 15.5 घंटे या 16 घंटे तक का समय मतलब देखा जाता है सामान्य तौर पर, ठीक है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती। क्यों होती मैंने आपको बता दिया। और इसी समय जो है उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन लगातार रहता है। मतलब 21 से 23 सितंबर तक जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे 6 महीने लगातार क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। ये अलग बात है कि मतलब जून के महीने में ज़्यादातर क्षेत्रों पे क्या होता है, उजाला होता है। और उसके बाद के समय में जो है कम क्षेत्रों पर उजाला रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप कि लगभग 6 महीने तक यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी ध्रुव पर उजाले रहते हैं, मतलब दिन का समय होता है। और साथ ही साथ इसी समय दक्षिणी गोलार्ध पर दक्षिणी ध्रुव पर क्या महीने रात होती है, ठीक है। क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी ध्रुव है ये क्या होता है, सूर्य के सामने नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी के झुके होने के कारण जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। और जो उत्तरी ध्रुव होता है वो आगे की तरफ क्योंकि झुका होता है तो आगे सामने सूर्य के सामने वो आ जाता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इस समय 21 मार्च से आपका जो 23 सितंबर है इस दौरान जो है उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रात होती है। बात करें अगर दक्षिणी अयनात की बात करें, सदर्न सोलिस्टाइस की बात करें या विंटर सोलिस्टाइस की बात करें तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, आप सभी जानते हैं। और इसी कारण जो है इस समय दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी और दिन क्या होती हैं, लंबी होती हैं। दिन जो होता है जैसे हमने बात की 21 जून को वहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे रातें छोटी, तो 22 दिसंबर को चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ी तो यहाँ पे दिन बड़े और रातें छोटी होंगी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पड़ती है, क्योंकि सूर्य तक की आप जानते हैं मात्रा यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी तो ग्रीष्म ऋतु होगी ही होगी। और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जो शीत ऋतु, क्यों, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अब सूर्य उपस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में नहीं है बल्कि सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में है। अब जबकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब सूर्य तप की अधिकतम मात्रा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगी, तो ग्रीष्म ऋतु भी कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य तप की मात्रा अधिकतम नहीं पड़ेगी, जिस कारण वहाँ पे क्या होगा, शीत ऋतु का मौसम होगा, ठीक है। और पृथ्वी के इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं और उस वाले अवस्था को जो उत्तरी के लिए था उसे हम कहते हैं उत्तरी अयनांत, ठीक है। कि मतलब सूर्य की उपस्थिति क्या है, दक्षिण की तरफ है
तो दक्षिणी अयनांत और सूर्य की उपस्थिति अगर उत्तर की तरफ है तो उत्तरी अयनांत। ठीक है, इसमें क्या क्या उससे फायदा मिलता है, क्या क्या मतलब उसका प्रभाव पड़ता है सूर्य का, कि दिन रातें होती हैं, दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अगर उत्तर में है सूर्य, उत्तरी अयनांत की स्थिति है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन होता है। दक्षिणी अयनांत में अगर सूर्य की स्थिति है तो फिर दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन होता है, और उत्तरी ध्रुव पर जो है रातें हो जाती हैं 6 महीने की। तो ये जो उसके प्रभाव है। ठीक है, अब आइए कुछ और फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसको भी देख लीजिए आप, फैक्चुअल जानकारी है। और रातें क्या होंगी, सबसे छोटी हुई, जिस प्रकार से 21 जून को हमने बात की उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे फैक्चुअल जानकारी के तौर पर आपके सामने रखी गई है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन रहता है, और इसी वक्त जो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने अंधेरा रहता है। हमने बात की कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव पर जो 6 महीने दिन होता है। लेकिन अब जब 21 सितंबर से फिर 23 सितंबर जब 21 मार्च तक आप जाएंगे तो मतलब उसके बाद वाला जो समय है उस समय क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, दिन होता है 6 महीने, और उसके विपरीत उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, रातें होती हैं। तो बस वही उसका विपरीत एकदम स्थिति है कि 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होगा, मतलब इसका उल्टा देखेंगे 21 मार्च से 23 सितंबर तक तो उत्तरी ध्रुव पर क्या 6 महीने दिन। लेकिन फिर इसका उल्टा देखेंगे 23 सितंबर से 21 मार्च तक तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन। और दोनों की स्थिति में क्या होगा, विपरीत, मतलब कि जो विपरीत वाला हिस्सा होगा, उत्तरी ध्रुव का विपरीत हिस्सा मतलब कि दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पे रातें हो जाएंगी, और दक्षिणी ध्रुव का विपरीत हिस्सा मतलब कि उत्तरी ध्रुव, तो वहाँ पे रातें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 23 सितंबर के बाद से जो है सूर्य की स्थिति क्या होती है, लगातार दक्षिणी गोलार्ध में बनी रहती है। क्योंकि 23 सितंबर को सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पर चमकता है, और जब 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर चमकेगा तो ये फिर चमकते हुए 22 दिसंबर को आता है मकर रेखा पर, फिर यहाँ से वापस जाता है विषुवत रेखा की तरफ। तब तक क्या होता है, 21 मार्च को फिर विषुवत रेखा पर वापस पहुंचता है। तो इस दौरान आप देखते हैं कि पूरी तरीके से इसकी सूर्य की स्थिति क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में ही होती है। अब जब सूर्य की स्थिति पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दिन का समय जो है ज़्यादा रहता है, और इसी प्रकार से यहाँ पे गर्मी का मौसम भी इस समय पड़ता रहता है। ठीक है, और इसके विपरीत आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति लगातार नहीं रहती है, जिस प्रकार सूर्य तत्व की मात्रा कम पड़ती है, शीत ऋतु होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे दिन जो है छोटे होते हैं और रात बड़ी होती हैं। और अगर एक क्वेश्चन देखें तो एक फैक्चुअल जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। मतलब बाकी देशों में जो है ठंड में 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे ज़्यादातर देशों की स्थिति है। तो इस आधार पर देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो 22 दिसंबर को क्या होता है, ठंड का मौसम होता है, तो सभी देशों में क्या होता है, ठंड में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो कि 22 दिसंबर को क्या होता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, ठंड का मौसम होता है, तो प्रत्येक देश में ठंडी में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन 25 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति है, यहाँ पे आप देखेंगे गर्मी का मौसम होगा। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब ऐसा देश है जहाँ पे 25 दिसंबर को जबकि क्रिसमस आपका पड़ता है, उस समय क्या होता है, क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, और एक और फैक्चुअल जानकारी है कि 21 मार्च एवं 22-23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। मैंने आपको बता दिया, इसे ही हम कहते हैं विषुव, मतलब कि इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप देख लेंगे। तो ये आपका रहा आज का, मतलब हमने कई चीज़ों पर चर्चा कर ली। हमने ये देखा कि यह पृथ्वी की गति कैसी होती है, हमने गुणन गति के बारे में चर्चा की, हमने परिक्रमण गति के बारे में चर्चा की, हमने दिन रात में किस प्रकार से दिन और रात होते हैं उस पर चर्चा की, मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं, 6 महीने ध्रुवों पर दिन कैसे होते हैं, और 6 महीने जो है ध्रुवों पर रात कैसे होती हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। दिन बड़े कब होते हैं, छोटे कब होते हैं, रातें बड़ी कब होती हैं, छोटी कब होती हैं, इन पर भी हमने चर्चा की। मतलब विभिन्न प्रकार के हमने पक्षों को देखते हुए यहाँ पे पृथ्वी की गति से संबंधित हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका ये सामान्य भूगोल का जो खंड है आज ये समाप्त होता है। इसके बाद हम अपना भू आकृति विज्ञान की तरफ मूव करेंगे, और फिर हम चलिए ठीक है, उसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे भी काफ़ी, मतलब मैं आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दैट पोर्सन टू बी स्टार्टेड। सो अब हमसे जो है कल से स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये एक और आपका सेगमेंट यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं कमेंट में। उसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।